प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और आज हम शुरू किए हैं एक सीरीज हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। आज पढ़ेंगे रीतिकाल और रीतिकाल के उदय की परिस्थितियों के साथ काव्य प्रवृत्तियाँ, कवियों का वर्गीकरण एवं रीतिकालीन कवियों के साथ देखेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथ ही 1 नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का करेंगे धुआं। यानी जैसे रीतिकालीन कवि सूत्र आप देखेंगे, भिखारीदास की सेना ने बिहारीदास की सेना का भूखा मारकर आनंद लिया। साथ ही आप भिखारीदास की रचनाओं को सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें अधिकांश रचनाओं में निर्णय शब्द लगा हुआ होगा। साथ ही देखेंगे घनानंद की रचनाएं, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीलाकांड। साथ ही पढ़ेंगे पद्माकर की रचनाएं, जगत में राम और गंगा के पद 50। इसी तरह आप देखते रहिए अपना प्यारा चैनल मेडल स्कॉलर। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर रीतिकाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने जैसा आपको पता है कि 2 लास्ट वीडियो के अंदर हमने भक्ति काल को पूरी तरह से पढ़ा। एक भी बिंदु को हमने छोड़ा नहीं और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में इससे बाहर आएगा। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल, जिसका पीरियड होगा 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल के दूसरे पार्ट उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल को इन नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा तथा रामशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा। यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल और रामशंकर शुक्ल में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है उनके मन में। तो याद रखिए, रामशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतिकाल। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। इस काल का नाम रीतिकाल इसकी प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। इसमें रीति शब्द का प्रयोग काव्य अंग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। देखिए, जनरल गाइड्स के अंदर इस तरह का समझाना बहुत मुश्किल होता है। आपको डायरेक्ट फैक्ट दिए जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर उनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आप समझिए रीति ग्रंथ किसे कहते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति रूपण को माना जा सकता है। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने किया। यहाँ रीति से तात्पर्य है पद्धति, शैली और काव्य अंग निरूपण से है। यानी एक रीति, यानी हम कहते हैं ना रीति चली आ रही है, तो एक पद्धति चली आ रही है, एक शैली चली आ रही थी, उसी को आगे काव्य अंग के रूप में दर्शाया गया। इस प्रकार आचार्य शुक्ल का रीतिकाल नाम प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया और यही नाम प्रचलित भी हुआ। किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं होता है, क्योंकि रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रसविलास और मतिरामकृत राज से मानकर इस काल के अंतिम कवि ग्वाल कवि कूट रसरंग तक माना जा सकता है। तो आप याद रखिए कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है। तो इम्पोर्टेंट यहीं से प्रश्न बनता है। रीतिकाल के अंतिम कवि हैं ग्वाल कवि कूट रसरंग तक माना जा सकता है। तो रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमियों का अब हम देखेंगे और जो विद्यार्थी इग्नूक हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताते हुए चलेंगे। अब देखिए रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमियाँ एवं विशेषताएं। किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए उस युग की विभिन्न पृष्ठभूमियाँ और विशेषताओं को जानना परम आवश्यक होता है, क्योंकि हर युग उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति से प्रभावित होता है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। रीतिकालीन कविता सामान्य जन से कटकर राज दरबारों में आ गई थी। अब आगे देखते हैं। इस तरह जन साहित्य न होकर गोष्ठी साहित्य हो गया था। गोष्ठी साहित्य में जीवन का गतिशील रूप नहीं रहता। साहित्य अपने परिवेश से प्रभावित होता है और रीतिकालीन कविता देसी और विदेशी राजाओं के दरबारों में लिखी गई, इसीलिए उस पर तत्कालीन सामंती परिवेश का पूरा प्रभाव पड़ा। इन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं: दरबारी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक पृष्ठभूमि।
विद्यार्थियों, हम यहाँ थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणों में और फालतू की आपकी बातें बता करके मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। हम तर्क और तथ्य पर बात करेंगे जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए और कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो देखते हैं पहली पृष्ठभूमि जो आती है दरबारी पृष्ठभूमि से। रीति काल के दरबारी पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन काल के सम्राटों की सभाओं के विद्वान और कवि, गायक, विदूषक एवं पुराणों के ज्ञाता रहते थे। इन्हें आश्रय और सम्मान देकर आश्रयदाता भी यश और सम्मान प्राप्त करता था। विक्रमादित्य एवं भोज ऐसे ही गुणक शासक थे, किंतु धीरे धीरे राजाओं की गुणकता छीन होने लगी और दरबारों में रूढ़िवादिता बढ़ने लगी। भाव की गंभीरता और व्यापकता के स्थान पर कविताओं में प्रशंसा और प्रदर्शन ही शेष रह गया। जब शासन व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो देश में शांति होती है। इसी समय काव्य भी अपनी चरम सीमा में होता है। देश में जब सम्राट हर्षवर्धन का शासन था तो काव्य और कला का विकास हुआ, किंतु यह औरंगजेब की कट्टरता के कारण कवि कलाकार मुगल दरबार से विदा हो गए। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट बनेंगे वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा और बाकी के दृष्टिकोण आपकी समझ को बढ़ाने वाला होगा। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश की केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम होने लगा था। जगह जगह सामंत अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। सामंत स्वयं को बादशाह समझने लगे। उनके यहाँ स्त्रियों को विषय भोग और नाच गाने के लिए रखा जाने लगा। कला एवं संगीत में घरानों का उदय उसी समय हुआ था जिस समय रीतिकाल का आरंभ हुआ। यानी आज जो हम बड़े बड़े घराने संगीत के नाम सुनते हैं वो रीतिकाल में ही प्रारंभ हुए थे। उस समय सम्राट और सामंत वैभव का प्रदर्शन और विलासिता में अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे चुके थे। राजा के बाद उनके बेटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो चुके थे। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो देश में शांति सुव्यवस्था स्थापित करता। अब हम देखते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि रीतिकाल में कैसी रही। जब ऐसा समय हो जहाँ विलासिता और वैभव हो तो सभी का ध्येय सामाजिक सुव्यवस्था में कैसे बन सकती है। ऐसे समय में शासक और शासितों के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। शासन तंत्र निरंकुश और शोषक बन गया था। प्रजा की दयनीय दशा भी इस और कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कवि और कलाकारों का कोई आदर नहीं दिया जाता था। आजीविका के लिए सामंत और राजाओं की शरण लेनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में वही रचनाएं लिखते थे जो आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर सके। यही कारण है कि रीतिकाल के कवियों को रसिक वर्ग में रखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि उस रीतिकाल के अंदर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या क्या आता है। रीतिकालीन कविता जिस संस्कृति की उपज थी उस पर तत्कालीन दरबारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला का पोषण केवल राज दरबारों में हो रहा था। उस समय मुगल दरबारों में फारसी भाषा प्रचलित थी, लेकिन हिंदू दरबारों में जिन कलाओं को संरक्षण मिला उन पर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन उन पर धीरे धीरे ईरानी शैली का प्रभाव भी पड़ने लगा। रीतिकाल में राजपूत शैली और मुगल शैली की चित्रकला दोनों का प्रभाव था। इस काल में फारसी और भारतीय स्थापत्य कला के मिश्रण से एक नई शिल्पकारी का जन्म हुआ जिसका उदाहरण ताजमहल है। राजपूत शैली में राजस्थान के महलों का निर्माण हुआ और मस्जिदों के निर्माण में भी ईरानी शैली का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि केवल अकबर के समय में संगीत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह ग्वालियर के दरबार में ध्रुपद जैसी गंभीर शैली का विकास हुआ। तानसेन ने संगीत में एक कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन इन ललित कलाओं का विकास आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार ही हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि। धर्म भी युग और काल में अप्रभावित नहीं रह सकता है। नैतिक पतन के इस युग में धार्मिक भावना ने अपने मूल्यों को त्याग दिया था। इस काल में भक्ति भाव दास्य भाव में बदलकर विलास और वैभव में लीन हो गया। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीतिकाल, और रीतिकाल की पृष्ठभूमियों को हम जान रहे हैं। इससे आपका सोच विकसित होगा। आपको ये पता चलेगा कि रीतिकाल में कैसा परिवेश था, साहित्य कैसा रचा गया। जहाँ पर वन लाइनर फैक्ट बनेंगे वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अकबर के शासनकाल में आकर धर्म और उदारता और सहिष्णुता की भावना हो गई थी। अकबर ने विभिन्न धर्मों का समन्वय स्थापित किया। उनके द्वारा चलाया गया धर्म दीन इलाही इस बात का प्रमाण है, किंतु औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उनके दीर्घकालीन प्रयासों को धराशायी कर दिया। अब आते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर, यानी रीतिकाल की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी वो किस तरह की थी। साहित्य पर समाज और संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। रीतिकाल का काव्य भी इस सामंती परिवेश से प्रभावित है। रीतिकालीन साहित्य का सौंदर्य बोध मुगल कालीन वैभव और विलास से प्रेरित था।
कविताओं में जिस साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास प्राप्त होता है वह भारतीय साहित्य से जुड़ा है, लेकिन गंभीरता, व्यापकता और मानवीय मूल्यों को खो चुका था। यह युग साहित्य के पतन का चरम बिंदु बनकर उभरा, जब साहित्य रूढ़िग्रस्त होकर अपनी जीवंतता खोने लगा और रीतिकाल के बाद ही हिंदी साहित्य नई चेतना के लिए लोक उन्मुख हुआ तथा उनमें नव जागरण का स्वर मुखरित हुए। तो इस तरह हमने देखा कि जो साहित्य का प्रभाव था वो संस्कृति और साहित्य आपस में जुड़े हुए थे और वो पूरी तरह से मुगलकालीन वैभव और विलासिता से प्रेरित था, और इस युग का जो साहित्य था उसका पतन भी चरम बिंदु पर हो गया था। अब हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य के विकास के आधार और प्रवृत्तियाँ क्या थी। यानी अब तक हमने देखा कि रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या थी, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, साहित्य जो रचा गया उसके पीछे के कैसा वातावरण वहाँ रहा। अब हम पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य के विकास के आधार कि ऐसे कौन कौन से आधार थे जिन पर उस रीतिकालीन काव्य को रचा गया। रीतिकालीन कवि जनता का कवि न होकर राज दरबार का कवि था, अतः उसके काव्य में अलंकरण की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और श्रृंगारिकता का सहजपुट आना स्वाभाविक ही था। उनका संपूर्ण काव्य नारी के चारों ओर केंद्रित है और उसमें रसिकता की प्रधानता है। रीतिकालीन काव्य के विकास के आधार बिंदुओं अर्थात काव्य प्रवृत्तियों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसमें पहला बिंदु आता है काव्य शास्त्रीय आधार या प्रवृत्ति, दूसरा बिंदु है श्रृंगारिकता, तीसरा है अलंकरण और चौथा है वीर और प्रशस्ति की प्रवृत्ति, पांचवा आता है भक्ति परक वर्णन की प्रवृत्ति और छठा है नीति परक और वैराग्य परक कविताओं की प्रवृत्ति। तो छठा बिंदु रहता है, सातवां है काव्य भाषा का आधार या प्रवृत्ति। इस तरह से हम देख सकते हैं ये 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर रीतिकालीन काव्य के विकास का आधार या प्रवृत्तियां विकसित हुई। तो पहले बिंदु को लेते हैं काव्य शास्त्रीय आधार या प्रवृत्ति। रीतिकालीन कविता के विकास का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय है। आचार्य शुक्ल ने इसी प्रवृत्ति के आधार बनाकर उत्तर मध्य युग को रीतिकाल कहा। विद्यार्थियों अभी ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है जो आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस करा रहा होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए आगे हम ट्रिक से ऐसा पढ़ेंगे इस रीतिकाल को कि आपको मज़ा आ जाएगा। हिंदी में इस काल में जो काव्य शास्त्रीय परंपरा विकसित हुई उसका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। संस्कृत में काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र की एक लंबी परंपरा प्राप्त होती है। हिंदी के रीति कवियों में केवल काव्य शास्त्र को अंगीकार किया है, यानी संस्कृत में तो आपको तीनों रूप मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी के जो रीति कवि है उन्होंने काव्य शास्त्र को ही लिया था। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना, साथ ही रीति कर्म और कवि कर्म को भी समान महत्व देना है। इसी आधार पर इन कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब यह महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट बनता है कि रीतिकालीन जो कवि हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिए 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछता है। इस प्रकार इस युग में सामान्य जन के ज्ञानवर्धन और रसिक वृत्ति तथा अल्प प्रयास से यश और धन की प्राप्ति के लिए जो रीति काव्य शास्त्र का निर्माण हुआ उसमें कवि और काव्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई और काव्य शास्त्र का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा काव्य शास्त्रीय आधार या प्रवृत्ति, जिसमें 3 तरह के कवि हमें मिले, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। अब आगे देखते हैं। रीतिकालीन जो काव्य था उसके प्रवृत्ति या आधारों में हमने पहला वर्णन किया था काव्य शास्त्रीय आधार या प्रवृत्ति। अब दूसरा बिंदु लेते हैं श्रृंगारिकता का आधार या प्रवृत्ति। रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु है श्रृंगार। इस काव्य में नक्सिक चित्रण के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विविध प्रकार से चित्रण भी किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेस मात्र भी अंश नहीं है। रीतिकालीन दरबारी परिवेश और कामुक मनोवृत्ति के कारण श्रृंगार एवं उससे संबंधित विषय ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे। यानी वो दौर ही ऐसा था जिसमें नक्सिक चित्रण नायिकाओं का किया गया। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि नक्सिक चित्रण कौन से दौर की काव्य प्रवृत्तियों में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं रीतिकालीन काव्य। अब हम आते हैं अलंकार या अलंकरण का आधार या प्रवृत्ति, यानी अलंकरण कैसे उन्होंने अपने काव्य में लिया गया। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविगण कविता और सुंदरी को अलंकारों से सुशोभित कर उनके कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। यानी वो जितने ज़्यादा अलंकार या अलंकृत करते थे अपनी कविता को, उससे वो उनको लगता था कि उनका काव्य बहुत अच्छा बन रहा है। विलासी दरबारी और मनोवृत्ति के कारण भी कवियों के काव्य को सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिकता का समावेश करना पड़ा।
अलंकारों के प्रति उनका मोह अति प्रबल था। वो प्रयत्नपूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे, यानी किसी भी तरीके से अलंकार ज़्यादा करते थे, जिससे रचना भी दुरूह बनती थी। अलंकारों के पीछे दौड़ने के कारण अधिकांश स्थान पर काव्य विकृत हो गया और केसों में ऐसे प्रसंगों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। कुछ कवियों ने तो केवल अलंकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए काव्य की रचना कर दी। देखिए विडंबना कितनी ज़्यादा हो गई कि अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है, इसे दर्शाने के लिए मैं काव्य की रचना कर रहा हूँ। अब आते हैं वीर एवं प्रशस्ति की प्रवृत्ति। वीर व्यक्ति के सौंदर्य की प्रशंसा प्राचीन काल से होती आई है। वीरता का वर्णन रीतिकालीन के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों में किया है। शिवाजी और छत्रसाल ने राष्ट्र विरोधी और धर्मांध शासकों से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए युद्ध किया था, अतः वे सच्चे जननायक के रूप में जाने गए। जबकि रीतिकाल के अधिकांश कवि परंपरा और पालन के लिए अपने विलासी एवं स्वार्थी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, जैसे मान के राजविलास और जोधव राज के हमी रासो। तो इस तरह से उन्होंने जो रचनाएं की वो राजाओं को खुश करने के लिए की थी। अब आते हैं भक्ति परक वर्णन की प्रवृत्ति। रीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद तो श्रृंगार ही है, तथापि उसमें भक्ति और नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियाँ यत्र तत्र उपलब्ध हो जाती हैं। रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएं की हैं उसमें भक्ति भावना विद्यमान है। ऐसा शायद उन्होंने अपने पापबंध के कारण किया है, यानी भक्ति परक जो रचनाएं हैं उसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए रचनाएं की हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत भक्ति भावना भी है और उन्हें लगता था कि हम राजाओं की प्रशंसा ही कर रहे हैं, तो उन्हें पाप बोध होता था। तो पाप बोध के कारण उन्होंने क्या कर दिया कि राधा कृष्ण की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। अब आते हैं नीति और वैराग्य परक कविताओं की प्रवृत्ति। रीतिकालीन कवियों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के दबाव में जो मानसिक अवस्था प्राप्त की उसमें वैराग्य भाव आना स्वाभाविक था। नीति वैराग्य की युक्तियाँ महाभारत और पुराणों तथा महाकाव्यों में देखने को मिलती हैं। ऐसी अनेक युक्तियाँ और सूक्तियाँ आपको मिलेंगी जो नीति वैराग्य के देखने को मिलती हैं। नीति की ये उक्तियाँ लोक यात्रा को सुगम और सफल बनाती हैं। तो इस तरह हमने देखा नीति और वैराग्य को। अब हम आते हैं काव्य भाषा का आधार और प्रवृत्ति। इस पर जो इग्नू के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, इस पर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है। रीतिकालीन काव्य भाषा का आधार या प्रवृत्ति पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इस तरह से लिखने हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन आरपीएससी के लिए बनेंगे वो हम चर्चा करते हुए चलेंगे। भक्ति काल में जो ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य तक सीमित रही थी वह रीति काल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यानी भक्ति काल में जो ब्रज भाषा थी वो कृष्ण काव्य तक सीमित थी, लेकिन रीति काल में आकर के पूरी तरह से ब्रज भाषा काव्य भाषा बन गई और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर राज करती रही। रीति काल में सभी कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। मराठी क्षेत्र के भूषण, पंजाब के गुरु गोविंद सिंह और ओरछा के केशव तथा राजस्थान के बिहारी ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। यानी पूरे भारत में ब्रज भाषा में रचनाएं की जाने लगी थी। इस प्रकार हमने इनके आधार या प्रवृत्तियों को देखा। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ भी की है। इसके लिए आचार्य शुक्ल का मानना है कि रीति काल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हुई। इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा में अवधि शब्दों और रूपों का इच्छा अनुसार प्रयोग किया है, जैसे कीन, दीन। इसके साथ पारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब इस काल में कवित, सवैया, दोहे अधिक लिखे हैं और उनके लिए छंद का काम करते थे। बिहारी सतसई रीति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना है जो काव्य कला और भाषा सामर्थ्य में अनूठी है। अब आगे देखते हैं। अब हम विद्यार्थियों देखेंगे रीति काल के कवियों का वर्गीकरण। जो हमने अभी देखा था कि रीति काल के जो कवि हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अब हम काव्य का वर्गीकरण देखेंगे कि काव्य कितने भागों में बांटा गया है। तो जिस तरह कवियों को बांटा था रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, उसी तरह से काव्य को भी 4 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और श्रृंगारोत्तर काव्य। श्रृंगारोत्तर काव्य में एक अलग तरह का काव्य आता है जिसमें श्रृंगार की प्रधानता थी। उस पर अक्सर इग्नू के अंदर जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं एमए का, उनसे टिप्पणी अधिकतर आती है कि रीतिकालीन श्रृंगारोत्तर काव्य पर टिप्पणी लिखिए। तो अब वो विद्यार्थी इसको ध्यान में रखकर तैयार कर सकते हैं। तथा आरपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, जो आरपीएससी के एग्जाम्स देंगे फर्स्ट ग्रेड की, उनके लिए जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा,
इसके साथ ही रीति काल में जो कविताएं प्राप्त होती हैं उनके कर्ता को काव्य के स्वरूप के आधार पर भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कवि आपसे पूछेगा कवि कितने भागों में बांटे गए, तो 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन अगर काव्य के बारे में पूछता है कि रीतिकालीन काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 4, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और श्रृंगारितर। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप दूर रखिएगा। रीतिबद्ध जो काव्य है वो इम्पॉर्टेंट है, ये इग्नू की जो टर्म एंड एग्जाम्स होती हैं उनमें ये पूछा जा चुका है। तो पढ़िए रीतिबद्ध काव्य। इस वर्ग में वो कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं। रीतिबद्ध, इससे समझ सकते हैं विद्यार्थी, रीतिबद्ध मतलब जो रीति से बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सोमनाथ, भिखारीदास, दुल्हा, ग्वाल। इन कवियों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कवियों के नाम कैसे याद रखेंगे, तो आगे हम ट्रिक के माध्यम से सारे कवियों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जनरल परिचय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो इन कवियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सर्वांग निरूपक और विविधांग निरूपक। सर्वांग निरूपक कौन से कवि हैं? जिन्होंने काव्य के सभी अंग, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, प्रायोजन, दोष, रीति, वृत्ति, रस, अलंकार, ध्वनि आदि सभी का विवेचन किया है। तो वो तो आएंगे सर्वांग निरूपक, यानी सभी चीज़ों में जो पारंगत हैं। इस वर्ग में केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और ग्वाल आते हैं। यानी सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और ग्वाल। यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान दें। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवि में निम्न में से कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और ग्वाल आते हैं। और विविधांग निरूपक कवियों में काव्यशास्त्र ने उन अंगों का निरूपण किया जिनमें उन्हें सरस उदाहरणों की रचना का अधिक अवकाश था। यानी वो सरस उदाहरण देकर जिसे समझा सकते थे वो विविधांग निरूपक में आए। इनमें मुख्यतः रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक आते हैं। अब पढ़ते हैं हम रीतिबद्ध काव्य। अभी तक मैंने रीतिबद्ध काव्य जो देखा था, उसके बाद अब देखेंगे रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो रीति ग्रंथ नहीं लिखते, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। यानी इसमें रीति सिद्ध में वो थे, रीति तो सिद्ध तो थे, उन्हें रीति आती तो थी, लेकिन उन्होंने अपने काव्य की रचना इसमें नहीं की, इसलिए वो इसमें आते हैं रीति सिद्ध के अंदर। उन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। उनके एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सत्सई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है और विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सत्सई के अनेक दोहों का अर्थ हृदय में नहीं समा सकता। यानी रीति की जानकारी उन्हें थी, उन्होंने काव्य को इसका विषय तो बनाया, लेकिन अपने काव्य में निरूपक रूप में उन्होंने दर्शाया। अब देखते हैं रीति मुक्तक काव्य। रीतिकालीन कवियों के काव्य का तीसरा वर्ग है रीति मुक्त कवि। रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने रूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य की रचना की। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। तो आपने याद रखना है, रीतिबद्ध काव्य में हमने जाना था कौन से थे? केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और ग्वाल। रीति मुक्त में कौन आते हैं? रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। रीति मुक्त कवियों के प्रेम की तुलना भारतीय या विदेशी प्रेम की अभिव्यक्ति से नहीं की जा सकती। इनका प्रेम विशिष्ट है तथा प्रिय भी विशिष्ट है। तो आप याद रखिएगा, इसमें 2 ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। रीति सिद्ध में कौन आते हैं, रीतिबद्ध में कौन आते हैं, रीति मुक्त में कौन आते हैं। तो रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा, और रीतिबद्ध में आते हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और ग्वाल, और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। अब आते हैं श्रृंगारितर काव्य में। श्रृंगारितर काव्य में स्वच्छंद धारा के कवि आते हैं जिन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों का विस्तार रीतिकाल में किया। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन भारतीय बंधनों से मुक्त होने के साथ साथ अश्लीलता को भी अपने आप में समेटे हुए है, क्योंकि यह विलासी आश्रयदाताओं की पसंद था। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत आता है। इन कवियों को दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ। इसमें व्यक्ति की दृष्टि विलासिता की ओर अग्रसर हुई। भोग की चरम सीमा को जीवन का असली मकसद माने जाने लगा। विलास की इसी प्रवृत्ति के कारण सौंदर्य दृष्टि श्रृंगार में बदलकर अंग सौष्ठव और शारीरिक बनावट बाह्य रूप के वर्णन में बदल गई। इस तरह आंतरिक सौंदर्य का वर्णन इस समय अतीत की बात हो गई थी। कवियों ने श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा
और भोग की इच्छा की प्रधानता दिखाई देती है। अब हम श्रृंगारेतर काव्य के बारे में जान चुके हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा है इसे आगे देखते हैं। श्रृंगारेतर काव्य को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: वीर काव्य, भक्ति काव्य, संत काव्य, रास काव्य, नीति और वैराग्य काव्य। तो अब हम एक एक को संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देखते हैं। वीर काव्य में सबसे पहले मान कवि का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपने आश्रयदाता मेवाड़ नरेश राज सिंह की प्रशंसा में राजविलास की रचना की। तो आपको याद रखना, राजविलास की रचना किसने की है? आपको मान कवि ने। इसी प्रकार सूदन ने सूरजमल, पद्माकर ने जगत विनोद आदि रचनाएं आती हैं। इस प्रकार के काव्य में कथ्य की ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता, भावव्यंजना में निपुणता और भाषा की शुद्धता देखने को मिलती है। सामान्य जनता में रीति काल में भी भक्ति की धारा का विशेष सम्मान था, क्योंकि वह हिम्मत न हारकर हरिनाम के भरोसे जीवन संघर्ष में जुटी थी। इस काल में समाज में आडंबर भी फैल रहा था। निर्गुण उपासना के साथ साथ रीतिकाल में संत काव्य भी दृष्टिगत होती है। इसमें यार मोहम्मद ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया और इन पर सूफियों का प्रभाव भी रहा। नीति काव्य रीति से अलग जीवन अनुभवों को दर्शाने वाले काव्य हैं। इनमें सही और गलत की पहचान परिस्थितियों के आधार पर ही होती है। रीति काल में वैराग्य और तत्व ज्ञान को भी महत्व दिया गया, क्योंकि यह अति श्रृंगारिकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम था। नीति काव्य के साथ वैराग्य काव्य का भी जन्म हुआ और जीवन में नश्वरता, मोह माया के बंधन से मुक्ति आदि विषय को अनेक कवियों ने रोचक शैली में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हमने देखा कि रीतिकालीन जो कवि थे और जो काव्य था उसको काव्य को 4 भागों में और कवियों को 3 भागों में बांट दिया गया और उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे रीतिकालीन कवि, और इस रीतिकाल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे और इनको किस तरह याद करना है हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रीतिकालीन कवि। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? भिखारीदास, सेनापति, बिहारी, केशव, भूषण, पद्माकर और घनानंद। अब हमने यहाँ पर देखा था कि रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कौन है, तो एक एक कर हम देखते हैं। भिखारीदास रीतिबद्ध, सेनापति रीतिबद्ध, बिहारी लाल रीति सिद्ध। रीति सिद्ध आपको पता ही है एक ही कवि है जो रीति में सिद्ध थे और उन्होंने काव्य को निरूपक रूप भी किया, वो थे बिहारी। और रीतिबद्ध जो थे वो आपके थे पद्माकर, भूषण, केशव, सेनापति, भिखारी, ये सब थे रीतिबद्ध। और घनानंद ही एक ऐसे आते हैं प्रमुख कवियों में जो रीति मुक्त थे। तो अब इनको याद कैसे करना है कि रीतिकाल के कवियों को याद करने की एक ट्रिक है, वह है भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। सिंपल सी ट्रिक है कि भिखारी दास की सेना है और बिहारी दास की सेना को भूखा मार रही है, तो भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। तो बस इतनी सी ट्रिक आपने याद कर ली और रीतिकालीन कवि आपके याद हो गए। यानी भिखारी दास की सेना मतलब सेनापति, बिहारी मतलब बिहारी लाल और दास मतलब केशवदास, सेना मतलब आपका है भूषण और भूखा से भूषण, मारकर यानी पद्माकर, आनंद यानी घनानंद। तो यहाँ पर आप देखेंगे भिखारी दास में भिखारी दास यानी भिखारी दास, सेना मतलब सेनापति, बिहारी मतलब बिहारी लाल, दास केशवदास और भूखा मतलब भूषण, पद्माकर मतलब मारकर, आनंद मतलब घनानंद। तो इस तरह से जोड़ करके आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको कभी भी आप रीतिकालीन कवियों को नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भिखारी दास। रीतिकाल में भिखारी दास का महत्व कवि और आचार्य दोनों रूप में है। अलंकार विवेचन के क्रम में उन्होंने अलंकारों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। विद्यार्थी ध्यान दें कि भिखारी दास की रचनाओं में निर्णय शब्द लगा हुआ है। अधिकांश जो रचनाएं हैं ना उनमें निर्णय शब्द लगा हुआ है। तो जब भी आपको निर्णय शब्द दिख जाए तो आंख बंद करके लगा देना भिखारी दास, आपका सही हो जाएगा। जैसे श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रास निर्णय। निर्णय मतलब भिखारी दास, निर्णय मतलब भिखारी दास। ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अब आते हैं सेनापति। सेनापति भक्ति काल और रीति काल के संधि युग के कवि हैं। यानी भक्ति से काल समाप्त हो रहा था, रीति काल आ रहा था, तो उस संधि जो काल समय था उसमें सेनापति हुए। साथ ही रीतिबद्ध काव्य के रचयिता भी हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनके द्वारा जो ऋतु वर्णन किया गया है वैसा वर्णन साहित्य में अद्वितीय है। यानी सेनापति किसके लिए जाने जाते हैं? ऋतुओं के वर्णन के लिए जाने जाते हैं।
सेनापति राम के विशेष भक्त थे। उन्हें ब्रज भाषा काव्य में एक अत्यंत शक्तिमान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य विदग्ध काव्य है। अब देखिए यहाँ पर आएगा कि निम्न में से किस कवि ने विदग्ध काव्य की रचना की है, तो आपको याद रखना है सेनापति। इनके द्वारा 2 ग्रंथ रचे गए, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो कौन कौन से हैं? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम। इसके काव्य में सबसे प्रधान इनकी भाषा शैली है जो वास्तविक चित्र पैदा करती है। तो आपने देखा सेनापति थे, उनके 2 प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो इनको आपको याद रखना है। और इनका जो वर्णन है वो किस तरह का था? विदग्ध काव्य था। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अब आते हैं रीतिकालीन कवि बिहारी लाल पर। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1603 में ग्वालियर में हुआ। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसकी रचना 1622 में हुई। विद्यार्थियों जानकर आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, एकमात्र रचना उन्होंने बिहारी सतसई की और इतने प्रसिद्ध प्राप्त की। बिहारी की ख्याति का मूल आधार बिहारी सतसई ही है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि बिहारी सतसई की जो रचना बिहारी लाल ने की उसका आधार ग्रंथ कौन सा है। तो इनमें से कोई एक दे देगा, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्या सप्तशती। तो 2 तो सप्तशती हैं, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती, तथा एक है अमरूक शतक। तो ये 3 ग्रंथों को आधार बना करके बिहारी सतसई की रचना हुई। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। आरपीएससी के विद्यार्थी ध्यान दें, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो आपको याद रखना है बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस के ओतप्रोत मुक्तक काव्य हैं, जिनका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। अब बात करते हैं केशवदास की। वस्तुतः केशव हिंदी के रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वो हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरपीएससी वाले ध्यान दें, हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आपको लिखना है केशवदास। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी कहा जाता है क्योंकि उनके अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जिसमें अलंकार नहीं है वो कविता ही नहीं है। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जहांगीर जयचंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला। अब प्रश्न उठता है, विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये 4-5 रचना है, इन्हें याद कैसे करें? तो केशव दास की रचनाओं को याद करने का सूत्र भी हमने आपको दिया है। उसका नाम है रामदास जहाँ विज्ञानमाला वहाँ, यानी रामदास जहाँ विज्ञानमाला वहाँ। तो केशव दास से हमने जोड़ दिया, केशव दास का सूत्र हो गया रामदास जहाँ विज्ञानमाला। हाँ, रामदास से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर जयचंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता और माला से छंदमाला। तो याद हो गई आपको चारों के चारों, राइट। रामदास जहाँ विज्ञानमाला वहाँ केशवदास। तो इस तरह की ट्रिक के साथ जब आप याद करेंगे तो आपको कोई नहीं एग्जाम में पास होने से रोक सकता। अब देखिए हम भूषण पर आते हैं। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बंदेला के आश्रम में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविता लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के विद्यार्थी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर कि चित्रकूट के राजा जो थे रुद्रशाह सोलंकी, उन्होंने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी तथा वो इसी नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका असली नाम किसी को पता नहीं। इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। ये आरपीएससी और यूजीसी नेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि हुए हैं जिनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? तो आपको याद रखना है भूषण। भूषण ने महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के वीर काव्य की रचना की। इनके द्वारा जो रचित है रचनाएं वो हैं शिवराज भूषण और शिवराज बामनी। तो आपको सूत्र के रूप में याद करना है तो शिव के भूषण, यानी शिव वर्ड उनके यहाँ लगा हुआ है, शिव के भूषण याद कर लीजिए। भूषण की रचनाएं अपने आप हो जाएंगी। जहाँ भी आप शिव शब्द देखेंगे तो ठोक दीजिएगा भूषण का नाम। अब हम आते हैं पद्माकर पर। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीतिकाल के हैं। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाए। इनकी प्रमुख रचनाएं जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी,
पद्म भरण प्रबोध पचासा। अब विद्यार्थी कहेंगे सर इसे कैसे याद करेंगे हम, तो इसका भी सूत्र हमने आपको दिया है, जगत में राम और गंगा के पद 50। बस याद करिए और पद्माकर की रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। अब इसका हम विस्तार देखते हैं। जगत में राम और गंगा के पद 50, यानी जगत जगत विनोद, राम यानी राम रसायन, गंगा से गंगा लहरी, पद से पद्मावरण और 50 से प्रबोध पचासा। तो इस तरह से आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। अब बात आती है घनानंद की। जो इग्नू के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, इस पर घनानंद पर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है आपकी टर्म एंड एग्जाम्स के अंदर, जो MA प्रीवियस ईयर में है। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगार कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। वे सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे, परंतु सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। इसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा वृंदावन में आकर वैष्णव बन गए। उनकी कविताओं में सुजान शब्द बार बार आया है। अब उनकी रचनाएं कौन सी हैं, यहाँ पे मैं तीर लगा करके बता दिया, ऊपर और नीचे है। तो रचनाएं हैं नीचे लिखी हुई हैं, सुजान सागर, सुजान संबोधन, रास केलीवल्ली और विरह लीला और कृपाकांड। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है घनानंद का, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। बस हो गई घनानंद की रचनाएं, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। बस इतना याद रखना है आपको, आपकी सारी रचनाएं घनानंद की याद हो जाएंगी। तो बस इसमें कौन सा ट्रिक आपने याद करनी है, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। सुजानंद सुजान सागर, ठीक है, सुजान से सुजान संबोधन, फिर बिल्ली से रास के लिवल्ली, फिर आपने किया लीला से विरह लीला और कांड से कृपाकांड। हो गया काम आपका घनानंद की रचना याद करने का। इस तरह प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक कवि दूसरा नहीं हुआ। भाषा पर इनका अचूक हथियार था। अब हम देखते हैं इन कवियों पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न हमारे रीतिकाल को समाप्त कर देंगे। यानी एक ही वीडियो और रीतिकाल आपका खत्म। यानी रीतिकाल को अगर आपको कहीं से पढ़ना है तो इसी वीडियो में आप एक वीडियो के अंदर आप रीतिकाल को पढ़ सकते हैं। और पूरे रीतिकाल में ऐसा कोई प्रश्न या ऐसा कोई तथ्य ही नहीं होगा जो आपके नोट्स से बाहर जाएगा। तो आप एक बार बस 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और रीतिकाल आपका खत्म हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के। सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है, श्लेष अलंकार। अच्छा विद्यार्थियों को मैं यहाँ बता दूं, हम अब जब व्याकरण का सेशन शुरू करेंगे तब आपको अलंकार इस तरह से पढ़ाएंगे कि चुटकी बजते ही आपको आंसर आ जाएगा। आप देखते ही बता देंगे कौन सा अलंकार है, देखते ही बता देंगे कौन सा समास है, देखते ही बता देंगे कौन सी संधि है। बहुत सारा विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन संधि में रहता है। केवल मात्र 15 मिनट की वीडियो में हम इस तरह से करेंगे कि बस प्रश्न को देखते ही कर देंगे आप प्रश्नों का धुआं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, फूल मंजरी। तो मतीराम का प्रथम ग्रंथ अगर आपसे पूछा है, गाइडों में ये प्रश्न विद्यार्थियों आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहीं पर नोट्स में मिलेंगे। ये मेरी 2 साल की मेहनत है जो मैं आपको दे रहा हूँ बिना किसी चार्ज के। बस एक ही आशा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएंगे जो उनके पास आर्थिक अभाव है और महंगे कोचिंग संस्थानों में जा नहीं पाते। उनको वो कॉन्टेंट मैं अपने यहाँ से दे रहा हूँ जो किसी भी महंगे कोचिंग संस्थान में भी शायद ही उनको मिले। रीति काव्य के यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है। यानी रीति काव्य को कैसा कहा जाता है, कौन सा ऐसा काव्य है जिसे यौवन की रमणीयता कहा जाता है। यौवन की रमणीयता कहा जाता है रीति काव्य को। आपके पास जो गाइड रखी है उसको देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ श्री राधाचरण गोस्वामी ने कहा। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा, राधाचरण गोस्वामी। किसी कोचिंग संस्थान में कोचिंग ली होगी आपने, देखिए अपने नोट्स उठा के, ये क्वेश्चन आपको दिया है क्या, नहीं दिया होगा। तो पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है, राधाचरण गोस्वामी ने। किसको कहा है, बिहारी को। बिहारी सस्से की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अली मुहिब खान प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी। अब ये अधिकतर ऐसे ही जो ऊट पटांग नाम होते हैं ना साहित्य की रचनाओं के, वो अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल देंगे। आपको पूछ लेगा खटमल बाईसी के रचनाकार कौन है। उठाइए नोट्स अपने, देखिए प्रीवियस बहुत साहित्य पढ़ा होगा आपने, अलग अलग वीडियोस भी देखे होंगे लोगों के, वहाँ भी आपको ये प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिए खटमल बाईसी जो रचना थी वो रचना की है अली मुहिब खान प्रीतम ने, या प्रीतम वर्ड भी आ जाए तो प्रीतम भी आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह हमने रीतिकाल को पढ़ा
सूत्रों के माध्यम से पढ़ा, जिनमें प्रमुख रूप से आपने अलग अलग सूत्र देखे, जिनमें से रीतिकालीन कवि का सूत्र था भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। इसी तरह से हमने देखा था कि भिखारी दास की जो रचनाएं हैं उनमें निर्णय शब्द लगा हुआ है, उससे आपने भिखारी दास की रचनाएं पहचानी थी। उसके बाद केशव दास का हमने सूत्र देखा था, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। उसके बाद हमने भूषण को देखा था, शिव के भूषण। पद्माकर का सूत्र था जगत में राम और गंगा के पद 50। इसी तरह घनानंद की रचनाओं का सूत्र हमने देखा, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीलाकांड। बस याद हो गया आपको रीतिकाल। तो अब आगे हम अंतिम स्लाइड को देखते हैं जिसमें आपके लिए संदेश है, और उसके बाद रीतिकाल को खत्म करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने देखा रीतिकाल को। अगले वीडियो का विषय होगा आधुनिक काल, जिसका समय काल होगा 1900 से अब तक। अगर आप अपने चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करें। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के उदय की परिस्थितियाँ, आधुनिक काल का विभाजन, जिसमें भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी एवं नई कविता युग के साथ देखेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले वीडियो पर जाने से पहले आपके सुझाव अपेक्षित हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।